जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द यूट्यूब चैनल द वॉरियर्स पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी वीडियोस पढ़े या लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला पूरा पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। आर्टिकल 1 to 4 ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। 5 to 11 ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने तीन टॉपिक्स को कवर कर लिया है, यानी 6 लेक्चर पूरे हो गए हैं। अब ये 7वां लेक्चर पढ़ने वाला है जिसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में बताया जाएगा। आइए पढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से। पार्ट थ्री में हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 to 35 से लेकर मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है उसके आदर्श जितने भी आइडियल होते हैं उनके प्रोग्रेस से है। कानून की सरकार बनाना है। कानून की सरकार बनाना है यानी आम आदमी के हित में जो कार्य हो वो किया जाए, देश के हित में जो कार्य है वो किया जाए। ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है। और मूल अधिकार के बारे में और भी सारी परिभाषाएँ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। क्या? मूल अधिकार। अब ये कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पार्ट 3 मतलब भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा, इसको बोलते हैं मूल अधिकार को। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। ये पार्ट 3 से लिया गया है। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और भी ज़रूरी बातें जो मैं बता देना चाहता हूँ। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 to 18 है, समता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 to 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। अब आगे देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इस तरीके से हमारे कुल स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अब आइए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 31 जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था। मूल अधिकार जो 7 संविधान के 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। जो हमारा 7वां अधिकार था आर्टिकल 31, जिसमें इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में जो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले एक छठा था ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 7वां था। तो उस जो छठा अधिकार था हमारा स्वतंत्रता मतलब संविधान संशोधन होने से पहले संपत्ति का अधिकार था। इसको 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मूल अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया और इसको भाग 12 में आर्टिकल 300 भाग 12 में 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरीके से इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है 24वां संशोधन के द्वारा। और भी अमेंडमेंट हुए हैं जो हम आगे देखेंगे। आइए अब पढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिया है मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकारों का महत्व क्या है? ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। यह व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय राज्यों की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करती है। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं और ये सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं और ये लोगों की राजनीतिक प्रशासनिक में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इस तरीके से जो मूल अधिकार के हमारा महत्व है
वो हम बता देते हैं, समझा देते हैं, एक बार पूरा पढ़ लिया आगे बता देते हैं। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित, लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करें, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सभी को सम्मान, सभी को समान रूप से देखना, देश के हित में कार्य करना, और प्रजा यहाँ पे राजा रहती है, प्रजा राजा रहती है, और यहाँ पे राजा जो है प्रजा के लिए कार्य करता है। इस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करता है। और क्या दूसरा लिखा हुआ है, ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है। भौतिक और नैतिक सुरक्षा ये दोनों आदर्श, और ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली रूप से जो भी जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं किसी ने हम लोगों को धमकाया, कुछ पैसे वसूले या कुछ किया, उसके लिए ये आवश्यक मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमें अधिकारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लोग सही हैं, हम लोग करेक्ट हैं, सही हैं, हम लोग कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 22 से रिलेट करता है। हम आर्टिकल 22 से ये रिलेट करता है, क्योंकि भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा उसी में है। और एक चीज़ आर्टिकल 19 से भी रिलेट करता है। अब आगे, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं, ये भी बात सही है, आर्टिकल 21 में दिया गया है। ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं, आर्टिकल 21 में ये दिया गया है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का मतलब ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षक करता है। फिर 19 भी इससे रिलेट करता है। आर्टिकल 19 जो दिया गया है उसमें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भी 6 अधिकार हमारे हैं आर्टिकल 19 में, उससे रिलेट करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक हैं। फिर क्या है, ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं, विधि के शासन की स्थापना करते हैं। आर्टिकल 14 हमारा है विधि का शासन, विधि के समता, ये आर्टिकल 14 से रिलेट करता है। फिर ये अल्पसंख्यकों, समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है, ये आर्टिकल 29 से रिलेट करता है, 29 और 30 से। और आर्टिकल 24 से भी रिलेट करता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। ये भारत राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करता है, यानी धर्मनिरपेक्षता से रिलेट करता है, धर्मनिरपेक्ष छवि को, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 25 to 28 धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करता है। और ये जो हमने बताया अल्पसंख्यकों, समाज के कमज़ोर वर्गों, अल्पसंख्यक 29 to 30 तक शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं, अल्पसंख्यक समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे हो गया स्त्री पुरुष, या स्त्री और छोटे बच्चों का, कामगारों को, या इनके देह का व्यवसाय जो होता था, उस शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे रिलेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करता है, सही बात है, रिट जारी कर सकते हैं। ये सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखता है। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय मतलब आर्टिकल 15 में हमारा सामाजिक न्याय दिया गया है, 16 में शैक्षणिक न्याय दिया गया है, उसकी ये बात करता है। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने में सहायक प्रदान करता है, यानी आर्टिकल 19। निजता का अधिकार आर्टिकल 21, निजता का अधिकार आर्टिकल 21, ये 2017 में इसको आया, अगस्त 2017 में। ये लोगों के राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इस तरीके से हम लोगों ने 10 महत्व देखा, मूल अधिकारों के महत्व को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मूल अधिकारों का प्रभाव, मूल अधिकारों का जो प्रभाव कैसे पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है? आर्टिकल 35 मूल अधिकारों का प्रभाव है। यह क्या करता है, संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार देता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये आर्टिकल 35 से रिलेट करता है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 16 में जैसे है, आर्टिकल 16 में क्या है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु मतलब आप वहीं रोजगार ले सकते हैं जहां आपका निवास है। इस तरीके से संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है। दूसरा है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश देना, आदेश देना, रिट जारी करना, या उच्चतम या उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। केवल हम रिट उच्चतम न्यायालय में नहीं जारी कर सकते हैं, हम उच्च न्यायालय में भी रिट जारी कर सकते हैं। इस तरीके से आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के रिट जारी करने से रिलेट करता है। आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 है सशस्त्र बलों, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, इनके सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 34 किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। अब संसद के पास जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए जो कानून थे, वो किस किस आर्टिकल से रिलेट किए, एक बार पुनः देख लेते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34।
अब आगे बढ़ते हैं। संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। ये किस आर्टिकल के अंदर? अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये छुआछूत भेदभाव जो करते हैं उनके उनके अधिकार वो अगर करते हैं तो उन्हें संसद के पास ये है कि वो दंड दे सकता है, कानून बन दंड देने के लिए कानून बनाने का अधिकार उसके पास है। आर्टिकल 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि मूल अधिकार का प्रभाव कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेट करता है, किस तरीके से वो प्रभाव डालता है और किस तरीके से संसद जो है कानून बना सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। राज्य में शामिल क्या क्या है? कार्यकारी व विधायी अंग, संघीय सरकार, राज्य विधानमंडल, नगर पालिकाएँ शामिल है, पंचायत, जिला, सभी स्थानीय प्राधिकरण। चौथा है वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, ये सब राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है? कानून जो मूल अधिकार के प्रति असंगत या अप्रतिष्ठापूर्ण है। विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल किया गया है। अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि मतलब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित है। और अस्थायी मतलब जैसे अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, ये आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत है। आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत है, जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अगर जो लोकसभा है वो स्थगित है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधियाँ कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपपत्ति विधि के गैर विधायी स्रोत हैं। किसी को, जैसे विधि के गैर विधायी स्रोत भी हैं, ये विधि के अंतर्गत शामिल हैं। अब किसी को अदालत में मूल अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 13 से रिलेट करके पढ़ लिया। अब आते हैं आर्टिकल 14। और एक चीज़ और, केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। उसमें ये कहा गया था कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब ये मूल अधिकार खत्म हो जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक खत्म हो जाएंगे और मूल कर्तव्य खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संवैधानिक मूल ढांचा क्या है। संवैधानिक मूल ढांचा यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल जो भी है वो क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे मूल ढांचे में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उसको कैसे संशोधित किया जा सकता है, संशोधन होता है कि नहीं होता है, जो मूल ढांचे के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समझ समता है वो ब्रिटिश मूल का है और विधियों का समान जो संरक्षण है वो अमेरिका मूल का है, यहाँ से लिया गया है। यह अधिकार नागरिक हो या विदेशी सभी पर लागू होता है। ठीक है, यह अधिकार चाहे नागरिक हो या विदेशी हो सभी पर लागू होता है। कोई भी, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, सभी लोग विधि के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट अधिकारों की अनुमति विधि के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। और जहाँ असमान और समान की बात आती है वहाँ पर ये अलग अलग बात आती है, वहाँ पर ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। विभेद का अर्थ क्या है? विभेद का अर्थ इम्पॉर्टेंट है, ये है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। ठीक है, किसी के विरुद्ध अगर विपरीत मामला आता है तो किसी के प्रति उसके पक्ष में न रहा जाए। ठीक है, और केवल का मतलब ये है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। मतलब कि जो धर्म, मूल वंश, धर्म है, मूल है, वंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान है, इनके अलावा जितने भी आधार हैं उन पर मतभेद किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे केवल शब्द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जब धर्म है, मूल है, वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, इनके अलावा जो आधार होंगे नागरिकों के प्रति उस पर मतभेद किया जा सकता है, ये इनके कहने का मतलब है। आइए अब सेकेंड सब आर्टिकल देखते हैं। 15 का 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण
जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, दायित्व निर्बंध शर्त के अधीन नहीं होगा। राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद का मतलब हमने बता ही दिया, पूर्णतः या अंशतः जो राजनीति से पोषित है जनता के प्रयोग के लिए, मतलब राजनीति मतलब कोई गांव में तालाब है, उसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। ये नहीं कि उसमें जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, ये जितने भी अधिकार आप लोग को बताए गए हैं, वो क्या बोलते हैं, आधार बताए गए हैं, 6 आधार या 5 आधार बताए गए हैं, उनसे रिलेट करके हम लोग यहाँ पे मतभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल जो 15 है, 15 का 3 क्या कहता है? 15 का 3 ये कहता है, आर्टिकल 15 का 3 सब आर्टिकल 3 कहता है कि वह बच्चों की, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। बच्चों और महिलाओं के लिए, जैसे सभी स्थानीय निकाय, जितने भी निकाय हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें, बच्चों के लिए निःशुल्क फीस की व्यवस्था की जाती है। इस तरीके से आर्टिकल 15 का 3 यही कहता है। अब आइए आर्टिकल 15 का 4 देखते हैं। आर्टिकल 15 का 4 ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, यानी पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, शिक्षा के संस्थान, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट निधि से पूर्णतः हो या अंशतः हो, प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई भी नियम बना सकता है, छूट संबंधी। ये यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। अब आए सरकारी शिक्षण संस्थानों में, वे सरकारी हों या निजी हों, या सहायता प्राप्त हो या ना हो, नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकता है। और 10% आरक्षण जो है पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। अब पहचान परिवार की कितनी आय है, आर्थिक प्रतिकूलता के नए संकेत कितने हैं। अब ये कब किया गया संशोधन? आइए जाके ओबीसी के लिए आरक्षण कब से दिया? ओबीसी का आरक्षण 93वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के द्वारा शामिल है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 इसी टाइम लाया गया। ओबीसी के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं, और उसमें आईआईटी, आईआईएम कॉलेज भी शामिल हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग रिलेट करते हैं। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिनियम की वैधता पर मुहर लगा, 2008 में, परंतु उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है क्रीमी लेयर का पालन करे। अब क्रीमी लेयर का केंद्र सरकार पालन करे। अब क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। अब ओबीसी के विभिन्न तबकों मतलब विभिन्न भागों के छात्र, जैसे कोई जैसे यहाँ पे दिया गया है, संवैधानिक पद धारण करने वाला व्यक्ति हो, वर्ग ए या वर्ग बी की सेवा के क्लास सेकेंड के अधिकारी हों, और यहाँ पे निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी पर भी ये लागू होता है क्रीमी लेयर। नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी हो, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में लगा कोई व्यक्ति हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन केंद्र सरकार करे, और ओबीसी के केंद्र सरकार में कौन कौन शामिल हैं तो वो बताया गया है यहाँ पे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी प्रतिवर्ष आय, वार्षिक आय 6 लाख रुपए हो, वो भी शामिल होता है। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाला हो, वो भी क्रीमी लेयर में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें संशोधन कब किया गया? 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया गया। जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए है, एससी, एसटी, ओबीसी जैसी किसी भी आरक्षण श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब इन तीनों संबंधित नहीं, यानी वो जनरल कैटेगरी का हो, तो उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक हो, और वो जो संबंधी आदेश जारी किए जिनकी न हो, 5 एकड़ से कृषि कम भूमि हो, आवासाई भूखंड का क्षेत्र कितना हो तो 10/200 वर्ग गज से छोटा हो, फ्लैट आवासीय क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से नीचे हो। इस तरीके से जिनके पास चीज़ें शामिल रहेंगी वो लोग जो है कि इसका लाभ ले सकते हैं, इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16(1) में सब आर्टिकल 5 हैं। सब आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए आर्टिकल 16(1) देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता। राज्य के अधीन अगर आप किसी पद पे हैं, किसी भी वर्ग का किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति, तो उसको कोई भी विषय हो वो सबके लिए समान है। ठीक है,
वो सबके लिए समान होगी। अवसर जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो सबके लिए समान होगी। अब 16 का 2 क्या कहता है? केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है? 16 का 3 कहता है कि संसद को, जो संसद है हमारी, यहाँ आर्टिकल जो है कि हमारा 16 का 3 कहता है कि संसद को किसी वर्ग के रोजगार नियुक्ति के संबंध में, कि संसद को किसी वर्ग रोजगार या नियुक्ति के संबंध में, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, इन तीनों जगह वो कोई भी नियम बना सकती है नियुक्ति के संबंध में। किसी भी कार्यालय के नियुक्ति के संबंध में वो कोई भी नियम बना सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि हमारा जो राज्य है वो ओबीसी के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। इस आर्टिकल में जो ओबीसी के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति और पद के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने से कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 16(5) का क्या कहता है? किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 16 का 6 क्या कहता है? जो आर्टिकल 16(4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अलावा ईडब्ल्यूएस के प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। इस तरीके से हमारा आर्टिकल 16 समाप्त हुआ। और आर्टिकल 16 से संबंधित समिति कौन है? मंडल आयोग समिति है, रामनंदन समिति है। मंडल आयोग समिति और मंडल आयोग समिति जो थी हमारी, मंडल आयोग समिति, इन्होंने क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। इन्होंने की पहली शर्त ये थी कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? शुरुआती नियुक्ति के समय होना चाहिए। और तीसरी व्यवस्था ये थी इनकी कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ असाधारण परिस्थितियों क्या होगी वो सरकार तय करेगी, को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होगा। इनका चौथा क्या था? इनका अगला स्टेप ये था कि कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा, यानी आगे ले जाने का नियम बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में ओवर इंक्लूजन या अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने ये 5 शर्त रखी अपनी, और इस शर्त को उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि इस शर्त को मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने कुछ कदम उठाया। इस तरीके से आर्टिकल 16 जो है हमारा संबंधित समिति थी मंडल आयोग और रामनंदन आयोग समिति। अब उच्चतम न्यायालय ने जब कदम उठाए ये शर्त देखते हुए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी रामनंदन समिति का गठन किया कब? 1993 में। किस लिए? क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन हुआ? रामनंदन समिति का। कब हुआ? 1993 में। ठीक है। जैसे रामनंदन जी ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब संसद ने 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संसद ने क्या किया कि 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2018 में एक संवैधानिक दर्जा ओबीसी को प्राप्त कराया। ओबीसी आरक्षण को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराया, जो आर्टिकल 338B से ओबीसी को रिलेट कर दिया। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने मंडल आयोग रामनंदन समिति की रिपोर्ट को जाना। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। आर्टिकल 17 हमारा छुआछूत से रिलेट करता है। ये कहता है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्यांगता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय है। ये दंड को रिलेट करता है, दंडनीय होगा। आर्टिकल 18 देखते हैं उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत कहाँ से कहाँ तक किया गया? उपाधियों का अंत राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई नागरिक 18 का 2 कहता है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का 3 कहता है कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के अलावा नहीं प्राप्त करेगा। आर्टिकल 18 का 4 कहता है
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके किसी अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया। यह उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार जो है उपाधि नहीं है, ठीक है। और पुरस्कार पाने वालों के नाम, प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 12 से 18 तक, और कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 35 तक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।